हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ नॉन लीनियरिटी के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग ने डिस्कस किया था कि नॉन लीनियरिटी क्या होती है, ये कैसे अकर होती है और इसको किस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि नॉन लीनियरिटी को हम क्या कहते हैं, मिक्स ऑर्डर फार्माकोकाइनेटिक भी कहा जाता है, इनको कैपेसिटी बेस्ड फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है और ये डोज डिपेंडेंट होते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे जिनकी वजह से नॉन लीनियरिटी कॉज होती है या अकर होती है। आज का टॉपिक है हमारा कॉजेज ऑफ नॉन लीनियरिटी। और नॉन लीनियरिटी जो होती है, नॉन लीनियरिटी कैन अकर इन ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। मींस जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इन चारों प्रोसेस में किसी भी प्रोसेस की वजह से नॉन लीनियरिटी हमारी कॉज हो सकती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ड्रग एब्जॉर्प्शन के बारे में। ड्रग एब्जॉर्प्शन के थ्रू हमारे तीन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं जिनमें हमें नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है या नॉन लीनियरिटी कॉज होती है हमारी प्रोसेस में। सबसे पहला है व्हेन एब्जॉर्प्शन इज सॉल्युबिलिटी और डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड। जहाँ पे जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन के केस में, जिन ड्रग के लिए वो मीन्स या जो प्रोसेस किसी भी ड्रग प्रोडक्ट के लिए जो प्रोसेस हमारी सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड होती है, वहाँ पे नॉन लीनियरिटी कॉज हो सकती है। कैसे कॉज हो सकती है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे ड्रग का, ग्लिसोफुल्विन का, जो कि एक एंटीफंगल ड्रग है। तो अगर हम इस ड्रग का हायर डोज लेते हैं तो हायर डोज लेने में जीआईटी या अदर एक्स्ट्रावेस्कुलर साइट्स में सैचुरेटेड सोल्यूशन का फॉर्मेशन हो जाता है। मीन्स अगर इस ड्रग की हायर डोज लेते हैं तो जो हमारा जीआई फ्लूइड है या हमारा जो अदर एक्स्ट्रावेस्कुलर साइट्स पे जो फ्लूइड प्रेजेंट है, जहाँ पे ड्रग को सॉल्युबलाइज होना है या ड्रग का डिसोल्यूशन होना है फॉर एब्जॉर्प्शन, तो उस फ्लूइड के साथ ये ड्रग प्रोडक्ट हमारे हायर डोज लेने पे सैचुरेटेड सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो अगर सोल्यूशन सैचुरेट हो जाता है तो हमें एब्जॉर्प्शन की जो वैल्यू मिलती है वो कांस्टेंट वैल्यू मिल जाती है। मीन्स कि कल हम लोग ने नॉन लीनियरिटी में ये पढ़ा था, ये देखा था कि वहाँ पे हमारी प्रोसेस जो हो रही थी वो सैचुरेट हो जा रही थी। सैचुरेट मीन्स कि अब हमें कोई भी उसमें हम ड्रग में कोई उसमें फर्दर कोई चेंज करने पे या हम कहें कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने पे प्रोसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो यहीं पे हमने देखा कि किस तरीके से ये प्रोसेस हमारी सैचुरेट हो जाएगी। तो ग्लिसोफुल्विन के केस में अगर हम उसकी हायर डोज लेते हैं तो जीआईटी या अदर एक्स्ट्रावेस्कुलर साइट्स में वो जो ड्रग मॉलिक्यूल है हमारा, ये वहाँ पे जो अवेलेबल फ्लूइड है उनके साथ सैचुरेटेड सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेता है, जिससे हमें रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन की कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। जनरल प्रोसेस में हमने देखा था कि जो जनरल हमारी प्रोसेस है वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। बट यहाँ पे क्या होगा कि अगर आप इसको ग्राफ के थ्रू समझना चाहें तो मान लीजिए हम यहाँ पे इसको ड्रग की कंसंट्रेशन लेते हैं, टाइम के साथ में ड्रग हमारी डिजॉल्व होकर कुछ एब्जॉर्ब होगी जब उसका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा। बट ड्रग अगर ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेगा तो फर्दर ड्रग का एब्जॉर्प्शन नहीं होने पाएगा और यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिलेगी। इसी को कहते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो हमें दो तरीके की प्रोसेस, ये कि ये फर्स्ट ऑर्डर दिखेगा, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, और इधर कांस्टेंट वैल्यू दिखेगी। तो इसी को कहते हैं नॉन लीनियरिटी। देन जो सेकेंड सोर्स है जिसके थ्रू हमारा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में ये नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है, वो सेकंड है व्हेन एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जब हमारे एब्जॉर्प्शन किसी कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू होता है। यानी हम लोगों ने जब एब्जॉर्प्शन पढ़ा था तो एब्जॉर्प्शन में हमने पढ़ा था कि वहाँ पे कैरियर मेडिएटेड सिस्टम होता है, एक ये मैकेनिज्म है एब्जॉर्प्शन का, जहाँ पे कुछ कैरियर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ड्रग प्रोडक्ट के साथ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं और फिर फर्दर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर कुछ कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट के केसेस में भी हमें
हमें सैचुरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से नॉन लीनियरिटी कॉज होती है। तो यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे रिबोफ्लेविन का, एस्कॉर्बिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन का। तो अगर हम इन किसी ड्रग की हायर डोज लेते हैं, देन हायर डोज लेने पे जो हमारा कैरियर मेडिएटेड है, जो कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं, कल हमने पढ़ा था कि ये कैपेसिटी लिमिटेड होते हैं। तो जो हमारे कैरियर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक डेफिनिट कैपेसिटी होगी, तो उस डेफिनिट कैपेसिटी की वजह से वो कैरियर मॉलिक्यूल या जो वो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो क्या हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे। देन अगर सैचुरेट हो गया तो फिर यही होगा हमारा कि प्रोसेस हमें यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी, यानी कि हमें नॉन लीनियरिटी कॉज हो जाएगी। देन थर्ड जो टाइप है आपका, जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमें नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है, वो है व्हेन प्री सिस्टमिक गट वॉल और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अटेन्स सैचुरेशन। अगर हमारी जो ड्रग का प्री सिस्टमिक गट वॉल मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी गट में जो हमारा प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है या हेपेटिक मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, ये अगर सैचुरेट हो जाती हैं, ये प्रोसेस अगर सैचुरेट हो जाएंगे, जिसका यहाँ पे हम एग्जांपल लिया है किन ड्रग के साथ ये केस होता है, प्रोपेरानोलोल है, हाइड्रोलोजिन है, वेरापामिल है। अगर इनकी हम हायर डोज लेते हैं और ये प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म जो है ये प्रोसेस सैचुरेट हो जाती है, सैचुरेट हो जाएगी तो यानी कि ड्रग का मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, ड्रग के फॉर्म में चेंजेस नहीं हो पाएगा और प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, तो हमें इंक्रीज बायो अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो यहाँ पे हमने ड्रग एब्जॉर्प्शन में 3 मेथड्स देखे, जिनके थ्रू हमारी जो प्रोसेस है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है, वहाँ पे नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। सबसे पहला कि अगर एब्जॉर्प्शन सॉल्युबिलिटी या डिसोल्यूशन रेट लिमिटेड है। सेकेंड, व्हेन एब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व्स कैरियर मेडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एंड थर्ड, व्हेन प्री सिस्टमिक गट वॉल और हेपेटिक मेटाबॉलिज्म अटेन्स सैचुरेशन। और इन प्रोसेस में जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हमारे अफेक्टेड होंगे, वो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं आपके बायो अवेलेबिलिटी, एब्जॉर्प्शन रेट कांस्टेंट, पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व। ये जो फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स हैं, इनकी वैल्यू में इनके वेरिएशन की वजह से हमें नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। देन सेकेंड हमारा जो टाइप है, सेकेंड टाइप ऑफ जो फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस का सेकेंड प्रोसेस है वो है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम देखेंगे ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में किन कारणों से नॉन लीनियरिटी कॉज होती है। तो फर्स्ट जो रीजन है, सैचुरेशन ऑफ बाइंडिंग साइट्स ऑन प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन में जो बाइंडिंग साइट होती है, मीन्स की जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडिंग होती है ड्रग प्रोडक्ट की, तो अगर उन प्लाज्मा प्रोटीन साइट्स का सैचुरेशन हो जाता है, देन फिर क्या होगा, हमें टू फ्रैक्शन अनबाउंड, काफ़ी सारे ड्रग मॉलिक्यूल्स, काफ़ी सारे ड्रग प्रोडक्ट अनबाउंड रह जाएंगे और उनका डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पाएगा, जिससे कि हमें फिर वहाँ पे लीनियरिटी कॉज होगी। और इसका एग्जाम्पल है फेनाइल ब्यूटाजोन एंड नेप्रोक्सेन। देन सेकेंड, सैचुरेशन ऑफ टिश्यू बाइंडिंग साइट्स। एग्जाम्पल है इसका थायोपेंटोल एंड फेनाटेनिल। अगर यहाँ पे लार्ज सिंगल बोलस डोज या हम मल्टीपल डोजिंग करते हैं, तो जो हमारी टिश्यू साइट्स है जहाँ पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होकर अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं, वो टिश्यू साइट सैचुरेट हो जाएंगे। देन टिश्यू साइट्स के सैचुरेट हो जाने से ड्रग का साइट ऑफ एक्शन पे बाइंडिंग नहीं हो पाएगी, जिससे कि फर्दर हमें थेरापेटिक रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं मिलेगा। सो डिस्ट्रीब्यूशन में प्लाज्मा प्रोटीन की बाइंडिंग साइट के सैचुरेट हो जाने से और टिश्यू बाइंडिंग साइट्स के सैचुरेट हो जाने से हमें नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। देन थर्ड जो आपकी फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस है वो है हमारे ड्रग मेटाबॉलिज्म। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी 2 टाइप से नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज कैपेसिटी लिमिटेड मेटाबॉलिज्म ड्यू टू एंजाइम और कोफैक्टर सैचुरेशन। एंजाइम्स या जो कोफैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनके थ्रू मेटाबॉलिज्म होता है, वो एंजाइम्स या कोफैक्टर्स जो होते हैं वो एक डेफिनिट कैपेसिटी के होते हैं, उनकी एक डेफिनिट कैपेसिटी होती है। तो इन एंजाइम्स या कोफैक्टर्स के सैचुरेट हो जाने की वजह से हमें मेटाबॉलिज्म में नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। और इसके एग्जाम्पल हैं फेनिटोआइन, अल्कोहल एंड थियोफाइलिन।
देन एंजाइम इंडक्शन, इसका एग्जाम्पल है कार्बामेजेपिन। वेयर अ डिक्रीज इन सी मैक्स मीन्स पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन में डिक्रीज मिलने को मिलता है ऑन रिपीटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मीन्स एक पर्टिकुलर पीरियड टाइम में अगर हम रिपीटेटिव डोज दे रहे हैं तो वहाँ पे उनके केसेस में एंजाइम इंडक्शन की वजह से पीक प्लाज्मा कंसंट्रेशन में डिक्रीज हो जाएगा। तो ड्रग मेटाबॉलिज्म में भी दो टाइप से हमारी नॉन लीनियरिटी कॉज होती है। देन फार्माकोकाइनेटिक की जो लास्ट प्रोसेस है स्क्रीशन में भी दो केसेस में हमें नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में, जिसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी, यहाँ पे क्या होता है, कैरियर सिस्टम के सेचुरेट होने के बाद रीनल क्लियरेंस भी हमारा डिक्रीज हो जाता है, यानी जो रीनल क्लियरेंस जिस रेट से होना चाहिए ड्रग मॉलिक्यूल कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, उनका मेटाबोलाइट्स नहीं फॉर्म हो पाते हैं, मेटाबोलाइट्स ना फॉर्म हो पाने की वजह से ड्रग मॉलिक्यूल्स का रीनल क्लियरेंस डिक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमें एक्टिव ट्यूबुलर सिक्रीशन में भी नॉन लीनियरिटी देखने को मिलती है। देन सेकेंड है आपका एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। वाटर सॉल्युबल विटामिन या ग्लूकोज जो होते हैं जब कैरियर सिस्टम सैचुरेट हो जाते हैं तो इनका क्या होता है, ये इनका एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होने लगता है। एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन होने की वजह से इनका यहाँ पे इन केसेस में जब एक्टिव ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का यहाँ पे हमें रीनल क्लियरेंस इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमें क्या हो गया, नॉन लीनियरिटी देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे कॉजेज ऑफ नॉन लीनियरिटी इन एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और इस टॉपिक के नोट्स को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PDF लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।